नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई क्लासेस पर। आज की जो क्लास है वो क्लास 9 साइंस में 5th चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म या द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, यानी सेल जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब सेल की डिस्कवरी वगैरह जो वो हमने पढ़ ली थी। उसके बाद फिर हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। अब एक सेल की यदि हमें स्ट्रक्चर की बात करें तो एक नॉर्मल सेल की हम जो बात कर रहे हैं, जो प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल या प्रोकैरियोट यूकैरियोट, उसके बारे में नहीं कर रहे हैं। एक नॉर्मल सेल जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक सेल जो है उसमें सबसे बाहर की तरफ जो है वो मिलती है आउटर कवरिंग या फिर आउटर एनवेलोप। आउटर एनवेलोप में एक थिन लेयर जो है वो मिलती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहेंगे। बीचों बीच एक न्यूक्लियस जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के अलावा जो है वो इनमें में यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी स्पेस है उस जगह पर मिलता है साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से 3 कंपोनेंट जो है वो एक नॉर्मल सेल जो है उसके अंदर मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन जो है उसके स्ट्रक्चर वगैरह या उससे रिलेटेड जो उसकी वर्किंग या फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बारे में स्टडी जो है वो हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो सेल एनवेलोप बनता है, उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और स्ट्रक्चर, एक अलग स्ट्रक्चर जो है वो मिलती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब वैसे देखा जाए तो सेल वॉल जो है वो सभी सेल्स जो है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। कुछ सेल्स जो हैं उनमें सेल वॉल जो है वो मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखें कि सेल वॉल है क्या। सेल वॉल ये हम मान सकते हैं कि एक लिविंग सेल जो है उसका ये डेड पार्ट होता है या ये डेड लेयर होती है, और लिविंग सेल जो है उसका आउटरमोस्ट पार्ट या आउटरमोस्ट लेयर जो है उसकी वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी कुछ प्लांट सेल्स जो होती हैं, कुछ प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल्स वगैरह जो हैं, उन्हें सेल्स में बाहर की तरफ एक और रिजिड कवरिंग जो है वो पाई जाती है जो डेड कवरिंग होती है। ये डेड और रिजिड कवर जो है वही क्या कहलाता है, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो क्या हो गया, रिजिड कवरिंग ऑफ ए सेल दैट cover the cell as a layer that is present outside to cell membrane। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है उसके आउटसाइड पर या उसके बाहर की तरफ जो कवर होता है वही क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है वो कहलाती है। तो रिजिड कवरिंग होती है या डेड रिजिड कवरिंग जो है वो भी इसको हमें कह सकते हैं। तो ये डेड पार्ट होता है सेल का। अब यहाँ पर डेड पार्ट इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि जो भी लिविंग एक्टिविटीज़ या लिविंग प्रोसेसेस हैं उनमें इसका कोई रोल नहीं होता। ये रिजिड कवरिंग है जो नॉर्मली क्या करती है, प्लांट सेल को स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाती है। अब यहाँ पर सेल वॉल जो है उसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है सेलुलोज, यानी सेल वॉल मेड अप ऑफ बाय सेलुलोज दैट इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या एक पॉलीसेकेराइड होता है और इसी से मिलकर जो है वो सेलें बने होते, सेल वॉल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब यदि हम बात करें सेल की डिस्कवरी की तो उसमें हमने पढ़ा था रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था सेल को। उन्होंने एक्चुअल में सेल के जिस पार्ट को डिस्कवर किया था वो उसका डेड पार्ट यानी ये सेल वॉल ही थी। वो जो थी वो कॉर्क सेल थी और कॉर्क सेल जो है उनमें केवल सेल वॉल जो है वही मिलता है, बाकी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह जो है वो अब्सेंट होते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये डेड सेल का जो आउटर कवर है
वो कवर जो है वो सेल वॉल के रूप में इस रॉबर्ट हुक ने देखा था या उसकी स्टडी की थी। बाद में इसके कंपोनेंट वगैरह को देखने पर या स्टडी करने पर यह पता चला कि ये किससे बने होती है, सेलुलोज से बनी होती है। अब सेल वॉल जो है इसका एक इम्पोर्टेंस होता है प्लांट सेल में। नॉर्मली यदि हम देखें प्लांट सेल में, जैसे कुछ हाइड्रोफाइट होते हैं या दूसरे जो प्लांट्स हैं वो कई बार वाटर में मिलते हैं या फिर खास तौर से हाइड्रोफाइट्स वगैरह हैं, उनकी हम बात करें तो उनकी सेल्स वगैरह जो है वो क्या होती हैं, वाटर के अंदर डूबी हुई रहती हैं या उसमें सस्पेंडेड रहते हैं। अब इस कंडीशन में यदि हम देखें बैक्टीरियल सेल्स या प्लांट सेल जो हैं वो ब्रस्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक विशेष हाइपोथेसिस या एक लिविंग प्रोसेस जो है उसमें हमने पढ़ा था कि यदि कोई भी लिविंग सेल जो है उसको यदि हम बाहर सॉल्यूशन में रख दें और वो सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो या कह सकते हैं वो सॉल्यूशन प्योर वाटर हो, तो प्योर वाटर में रखने पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, अंदर की ओर ट्रांसमिट होते हैं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर्स इन सेल, दिस प्रोसेस इज नोन बाय ऑस्मोसिस, और बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सेल गेट्स टर्जिड। सेल जो है वो टर्जिड होती है या वो फूलती है, उसमें साइज जो है उसका वो बढ़ता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म की जो कंसंट्रेशन, साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ता जाता है या साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ती है। और इस कंडीशन में यदि वाटर मॉलिक्यूल लगातार इसके अंदर इंटर होते जाएं तो उस कंडीशन में ये सेल जो है वो एटलीस्ट लास्ट में क्या होगी, ब्रस्ट हो जाएगी या टूट जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है नॉर्मल प्रोसेस में यदि हम देखें। लेकिन प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल्स जो हैं उनके बाहर की तरफ यदि सेल वॉल है जो एक रिजिड कवरिंग है तो वो इस सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। कैसे? जैसे जैसे सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म जो है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी और सेल जो है वो टर्जिड कंडीशन में आएगी, वैसे वैसे सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ एक्सट्रेटेड होती है या बाहर की तरफ एक्सटेंड होती है, फैलती है। लेकिन ये फैलती हुई सेल जो है इसके बाहर आ जाती है सेल वॉल, ये सेल वॉल इसको क्या करती है, फैलने से रोकने का काम करती है और इसके कारण से एक प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है सेल मेम्ब्रेन पर, जिसको हम कहते हैं टर्जिड प्रेशर। और उसके कारण से सेल जो है उसकी शेप या उस सेल की जो साइज है वो मेंटेन रहती है। तो सेल की साइज को मेंटेन बनाए रखने का काम जो है वो कौन करती है, ये डेड पार्ट जो होता है या सेल वॉल जो है वो ये काम करेगी। इसके अलावा ये आउटर स्केलेटन बनाती है किसी भी सेल का, खास तौर से प्लांट सेल्स जो होती हैं उनका ये आउटर स्केलेटन बनाती है या उसका बाह्य कंकाल बनाती है जो उसकी सुरक्षा का कार्य करता है। और दो नेबरिंग सेल जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई भी किसके थ्रू रहती हैं, सेल वॉल के थ्रू। सेल वॉल उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो ये सेल वॉल के कुछ फंक्शन वगैरह जो हैं वो हुए। अब इसी में सेल वॉल में ही एक और चीज़ जो है उसके बारे में पढ़ा जाता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस जो है वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इसी के थ्रू होता है। एक सेल को इमेजिन करें, हम मानते हैं कि ये एक प्लांट सेल जो है उस प्लांट सेल को हम रख देते हैं किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या फिर प्योर वाटर में। अब इसमें ये सेल मेम्ब्रेन हो गई इसका बाहरी पार्ट, और ये है अंदर सेल वॉल हो गई और अंदर सेल वॉल और उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म। अब इसको हम प्योर वाटर में रखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर की ओर इंटर होते हैं यानी एंडोस्मोसिस होता है, और एंडोस्मोसिस की प्रोसेस के कारण से साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, फैलता है, ये फैलेगा। लेकिन हम यदि बात करें कि यदि हम इस सेल को रख दें किसमें, किसी ऐसे सॉल्यूशन में जो कैसा हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसका, कौन सा होता है, द सॉल्यूशन विच हैज मोर कंसंट्रेट which has more concentration than cytoplasm, yeah, the concentration of solution is more than cytoplasm, then this solution known as hypertonic solution। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल जो है उसको रखा हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, एक्स ऑस्मोसिस शो करेंगे। एक्स ऑस्मोसिस शो करेंगे तो उसके कारण से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अब डिक्रीज होंगे तो उससे पहले जो सेल थी उसकी सेल मेम्ब्रेन जो थी वो टच में थी किसके, सेल वॉल के। लेकिन इसके बाद में जब साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी कम होने लगती है तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंकिंग शो करने लगता है या फिर श्रिंक होने लगता है, ये सिकुड़ने लगता है और सेल के बीचों बीच आ जाता है या फिर एक कोने में आ जाता है।
अब ऐसी जो सेल होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ये सेल वाल जो है वो बाहर की तरफ रही और सेल वाल को छोड़कर सेल मेम्ब्रेन सहित जो है वो साइटोप्लाज्म कहाँ जाता है, एक कोने में। ये प्रोसेस जो है वो प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस से कहलाती है। तो इस प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू जो है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो सकती है, सेल वाल से अलग भी हो सकती है। तो मेन चीज़ जो इसमें देखें तो वो सेल वाल से रिलेटेड है, सेल वाल क्या है और किस तरह से ये सेल वाल काम करती है। इसके बाद में हम आगे का जो इसका पार्ट है इसी चैप्टर में उसकी ओर बढ़ते हैं। सेल की जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आउटर कवरिंग जो है उसके बारे में स्टडी की। इसके बाद में सेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो होता है उसका न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, किसी भी सेल को यदि हम स्ट्रेन करके देखें, अधिरंजित करके देखें, तो स्ट्रेन करके देखने पर उस सेल के बीचों बीच या किसी एक कोने वगैरह में एक डार्क स्पॉट जो है वो नजर आता है और वो डार्क स्पॉट या डार्क पॉइंट जो होता है वही क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस जो है वो, इसको हम बड़े रूप में देखें तो एक न्यूक्लियस जो वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है जो बाइलेयर्ड साइटो ऑर्गेनेल्स की तरह से काम करता है, जिसमें दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीचों बीच जो है वो मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर पोर जो हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं पोर्स के थ्रू अंदर की तरफ तो न्यूक्लियोप्लाज्म है, बाहर की तरफ इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो आपस में क्या रहते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो ये एक न्यूक्लियस, एक टिपिकल न्यूक्लियस जो है उसकी स्ट्रक्चर हुई, जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा इसमें मिलते हैं पोर। इसके अलावा अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके बीचों बीच एक और गहरा जो पार्ट है वो और मिलता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, जिसकी खोज जो है वो किसने की थी, फोंटाना ने। और इनके बीचों बीच मिलता है एक गहरे गुलाबी रंग का एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है या उलझे हुए धागे जैसी संरचना मिलती है, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन या क्रोमेटिन रेटिकुलम जो है वो इसको कहा जाता है। तो अंदर एक क्रोमेटिन जो है वो मिलता है। तो एक न्यूक्लियस में यदि हम देखें तो उसमें मेनली 4 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस से थर्ड पार्ट एंड फोर्थ वन इज ए क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो नॉर्मली डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपस में उलझकर एक जाल सा बना लेती है, जिसको हम क्रोमेटिन कहेंगे, दैट कॉल्ड इज क्रोमेटिन। अब नॉर्मली यदि हम देखें तो न्यूक्लियस जो है उसके प्रेजेंस के बेसिस पर किसी सेल में न्यूक्लियस है या नहीं। नॉर्मल कंडीशन में देखें तो एक सेल जो है वो क्या रखती है, एक न्यूक्लियस को रखती है। अब न्यूक्लियस की यदि हम फंक्शनिंग वगैरह की बात करें, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर जो है वो कहलाता है किसी भी सेल का। एक सेल में होने वाली जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह हैं सबको कंट्रोल जो है वो कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है, क्योंकि इसमें क्रोमेटिन या फिर सेल की फंक्शनिंग से रिलेटेड जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती हैं और इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं डीएनए में, जो क्रोमेटिन का एक पार्ट होता है या विच इज द पार्ट ऑफ ए क्रोमेटिन। अब इसमें यदि हम देखें तो एक नॉर्मल सेल जो है उसमें एक न्यूक्लियस मिलेगा, जिसके बाहर की तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मिलेगी। लेकिन न्यूक्लियस की प्रेजेंस या अब्सेंस के बेसिस पर यदि हम देखें तो सेल्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस, तो उसके बेसिस पर देखें तो 2 टाइप इनकी मिलती हैं। वन है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज ए यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल जो है इसका मीनिंग जो है वो क्या होगा, क्या मतलब होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल का। पहले इसके लिए यूकैरियोटिक सेल जो है वो ध्यान में रख लें। यूकैरियोटिक सेल जो है वो नॉर्मली यदि देखा जाए तो साइज में यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो नॉर्मली क्या होता है, लार्ज, जबकि यूप्रोकैरियोटिक सेल जो है वो नॉर्मली कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं।
सेल्स, हालांकि सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स भी छोटी होती हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, लेकिन इनका कंपैरिजन करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो थोड़ी सी क्या होती हैं, लार्ज साइज के होती हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है पुराने प्रकार का या अल्प अविकसित, यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है सुविकसित। यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, क्लियर होता है। तो इनमें क्लियर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। अब क्लियर न्यूक्लियस का मतलब जो है वो क्या होगा, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों ओर क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट हो। तो न्यूक्लियर रीजन जो है वो इसमें वेल डिफाइंड होता है, पूरी तरह से क्लियर एंड ए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उससे घिरा हुआ रहता है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियस इज क्लियर एंड वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This type of cell is called a prokaryotic cell। जो कि इसमें देखें तो न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है, या पूरी तरह से डिफाइंड जो है वो नहीं होगा। तो अनडिफाइंड होगा, पूरी तरह से क्लियर जो है वो नहीं होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी, अब्सेंट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर। इसके बाद में एक और चीज़ जो है इनमें यदि हम देखें तो ये अनडिफाइंड है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने के कारण से एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें जो क्रोमेटिन होता है वो बीचों बीच बिखरा हुआ रहता है, और उसके बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो है नहीं। इस तरह का जो अनडिफाइंड और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट हो उसको न्यूक्लियस नहीं कह के इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, इन यूकैरियोटिक सेल्स ए वेल डिफाइंड क्लियर न्यूक्लियस ए प्रेजेंट। ये एक और अंतर जो है वो इसमें होता है। इसके अलावा एक और विशेषता जो है वो इनकी ये मिलती है कि मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, साइटो ऑर्गेनेल्स सेल जो है उसमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स जो है वो मिलते हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इनमें मिलते हैं, उनको हम साइटो ऑर्गेनेल्स कहेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से इनमें ये साइटो ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड हों, मेम्ब्रेन बाउंड आर अब्सेंट। So membrane bound cytoorganelles are present in prokaryotic cells. Membrane bound cytoorganelles are present in a eukaryotic cell। ये भी इसके अंदर अंतर हो जाता है। इसके अलावा एक और जो इनकी खासियत मिलती है इनमें ये है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जो है वो रोड शेप या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मिलती हैं, जो एक सेल के बीच में प्रेजेंट होती हैं या सेल में मिलती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की यदि हम बात करें तो इसमें मिलता है केवल only one chromosome present in a prokaryotic cell। और यूकैरियोटिक सेल्स की हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में इस तरह की रोड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कई सारी दिखती हैं। तो मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल। तो ये भी इसमें एक अंतर हो जाता है। इसके अलावा कुछ और अंतर जो है वो भी मिलते हैं, लेकिन इस लेवल तक जो है वो हमें ध्यान में नहीं रखना है। इसमें जैसे विशेष टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल। तो ये इससे रिलेटेड कुछ अंतर वगैरह जो हैं वो हुए। अब इनके एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, प्रोकैरियोट ही होते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच हैज प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट नोन एज प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स हमेशा ही कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर टाइप के होंगे, ये मल्टी सेलुलर जो है वो नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोट जो है वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों टाइप के
हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो एक नॉर्मल प्लांट सेल, एनिमल्स जो हैं ये सारे जो हैं वो क्या है, यूकैरियोट से होते हैं। तो एक यूकैरियोटिक सेल, हम ये जो पढ़ रहे हैं कि सेल में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं वो नॉर्मली किस में मिलते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल में। तो आज जो है वो न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा। अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है उनकी स्टडी जो है वो कल आगे की क्लास में हमें करेंगे।